ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहां में क्या। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में सुमेरा हमीद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल यारम। होपफुली आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। तो जल्दी से मेरे नए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नॉवल अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं नोवेल का बकिया पार्ट। सीनियर्स ने एक पार्टी का एहतमाम किया था जो एक स्टूडेंट के घर के लॉन में हो रही थी। इमराहा आ चुकी थी। वीरा ने कहा था वो देर से आएगी। अलबत्ता कारल वहां पहले से मौजूद था। आलियान भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। पार्टी में सब नॉर्मल था, बस 3 चीजें जरा सी एबनॉर्मल थी। रुई से बनी शर्ट्स जिन्हें 3 स्टूडेंट्स ने पहन रखा था, मुख्तलिफ नजर आने के लिए या इवेंट को यादगार बनाने के लिए। रुई के गोल गोल गेंदों को सीकर शर्ट की सूरत दी गई थी, बकौल उनके अपनी तर्ज का मुख्तलिफ पहनावा। भालू ही लग रहे हैं। इमराहा उस तरफ देखने में इज्तनाब कर रही थी, फिर उसकी हंसी नहीं रुकनी थी। एक लड़की आई उसके पास, उसे अपनी लिपस्टिक पकड़ाई। इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ो, मैं अभी आई। अपना पाउच कहीं रखकर भूल गई हूँ। इमराहा ने लिपस्टिक पकड़ी और जैसे ही लड़की गई उसे खोलकर देखा कि इसका शेड कैसा है, लेकिन शेड की बजाय आग का शोला निकला। वो ठीक इसी दौरान उस जोर से शोर उठा, उसे आग के शोले नजर आए, साथ चलाने की आवाजें। मेजों पर सजे मशरूबात उन पर उछाले गए, उन पर जिन्होंने रुई से बनी शर्ट्स पहन रखी थी और जिनकी शर्ट्स में आग भड़क उठी थी। तीनों बुरी तरह से उछल रहे थे। अच्छा खासा हंगामा हो गया था। पार्टी में आग बुझा दी गई, लेकिन ये आग उनकी शर्ट में लगाई किसने? इसने। कारल ने इमराहा की तरफ इशारा किया। हर वक्त मजाक का वक्त नहीं होता कारल, इमराहा ने बहुत सख्त अंदाज में कहा। माहौल बहुत संजीदा हो चुका था। इन तीनों को फर्स्ट एड के लिए अंदर ले जाया गया। सारी पार्टी का माहौल बदल चुका था। इस वक्त कारल का ये मजाक, यानी तुमने मजाक में नहीं संजीदगी से ये हरकत की। इमराहा की संजीदगी सब ने देख ली। कारल ने सबसे पूछा, झूठ बोल रहा है, मुझे क्या जरूरत थी ये सब करने की। इमराहा ने देखा सीनियर्स का मूड एकदम बदल गए। मैंने खुद देखा इसे आग लगाते, उसके हाथ में लाइटर भी है। कारल मजाक के मूड में कतई नहीं था। ये हरकत सिर्फ तुम कर सकते हो। इमराहा भी मजाक में नहीं थी, लेकिन इस बार तुमने की। इमराहा, तुमने इंतहाई घटिया हरकत। ऐसे काम मैं नहीं तुम करते हो, और ये लाइटर मुझे इसने पकड़ाया, कहकर आसपास नजरें दौड़ाई उस लड़की की तलाश में, मगर वो वहां थी ही नहीं। किससे पूछा? वो यही है और वो तुम हो। उस लड़की ने, मगर अब वो यहाँ नहीं है। इमराहा ने चिल्ला कर कहा, वो तुम हो, सब जानते हैं, ऐसी हरकत तुम करते हो। हाँ, मगर इस बार तुमने की, मुझे फंसाने के लिए। इन्हें जलाया, ऐसी जानलेवा हरकत मैंने कभी नहीं की। तो तुम मुझ पर कैसे इल्जाम लगा सकते हो? उसकी आवाज में तेजी थी। यहाँ और लोग भी तो हैं, क्योंकि मैंने खुद तुम्हें देखा और मेरा दावा है और लोगों ने भी देखा होगा। झूठ, गलत। मुझे तो हंसी भी नहीं आ रही ऐसे घटिया इल्जाम पर। शर्मिंदगी तो होनी चाहिए ना कारल। और संजीदा हो गया। जिसने मुझे आग लगाते देखा वो बताए। इमराहा ने सबके चेहरों को देखा। जो हुआ जाने दें, मगर इमराहा तुमने ऐसे नहीं करना चाहिए था, पार्टी होस्ट ने कदरे तासुब से कहा। इमराहा हैरान रह गई। तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो? कारल की बात मानकर। बात कारल की नहीं, मगर इन लोगों की जान की है। मुझे अच्छा नहीं लगा तुमने ये कहा, जब मैंने कुछ किया ही नहीं। तुम दोनों मिले हुए हो। मेरा ख्याल है अब बात खत्म कर देनी चाहिए। पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। इमराहा, सीनियर लड़की सारा ने सर हिलाकर अफसोस से कहा। इन सब से कितनी अच्छी हेलो हाय थी, मगर फिर भी वो किस तरह उसकी बात मान गए। एक लाइटर हाथ में था और क्या सबूत था उनके पास। इमराहा की आंखें भीग गई और ये भी ख्याल आया कि सब मिलकर मजाक कर रहे हैं, मगर उनकी शर्ट्स पर आग लगी थी। माहौल बता रहा था मजाक नहीं, वो शक कर रहे हैं। मैंने आग नहीं लगाई, मैं पागल हूँ जो ऐसी हरकत करूंगी। सब ने कारल का यकीन किया। ये तो मेरा दुश्मन है और इसे भी लगाती और मान भी जाती। अगर ये जल जाता, मर जाता। उसकी आंखें छलक जाने के करीब थी। मैंने भी तुम्हें आग लगाते देखा था। अम्माहा जैक ने
पेशानी रगड़ते हुए कहा। इमराहा ने जैक को बेयकीनी से देखा। क्या तुम सब मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो? प्रैंक तो तुम कर रही हो। जैक के इस अल्फाज पर उसकी आंखें छलक पड़ी। अब कोई फायदा नहीं था ऐसे माहौल में रहने का। मेरा ख्याल है अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। उसे यकीन था अब उसे कोई नहीं रोकेगा, मगर जैक की आवाज आई, तुम ऐसे नहीं जा सकती इमराहा। क्यों? तुम पुलिस बुलवाना चाहते हो? उसने मुड़कर देखा। नहीं तो क्या और बेइज्जती करनी है मेरी? नहीं, बस ये बताना था कि तुम्हारी रोती शक्ल देखे बिना कोई भी यहाँ से जाना नहीं चाहता था। जैक ने एक तरफ इशारा किया। तीनों भालू न्यू शर्ट्स में दांत निकाल रहे थे। कारल ने कहा, इनको मेरी मदद चाहिए थी और मैं इनकार नहीं कर सका। इमराहा देख रही थी। आखिर बुढ़ापे में हमारा कुछ तो असासा होना चाहिए। माफ करना, और हमें तो यकीन है तुम जाने वालों को माफ कर दोगी। वो मर्द जो उसकी रोने वाली आंखों पर फिदा हुआ था, वो उसे रोता नहीं देख सकता था। ये उसे अब मालूम हुआ था। उसने पहले क्यों नहीं सोचा कि इब्तिदा कहाँ से हुई थी। आखिरी लम्हों में आलियान पार्टी में आ चुका था और उसने महसूस कर लिया था वो इसमें गलत नहीं हो सकती। वो अब भी धारे मार कर रोने लगेगी। क्या उसे उसकी शक्ल से लगेगा कि अब भी वो उसके साथ रोने को तैयार है? आलियान ने देख लिया था और फौरन अपनी नजरें फेर ली। कल रात ही मार्गरेट का अल्फाज अपने जहन में नक्श किए थे। मैं हर रात उससे नफरत का अहद करके सोती हूँ और हर सुबह अहद तोड़ कर उठती हूँ। दुनिया में हर बीमारी का इलाज होगा, मोहब्बत का नहीं। बेशक मोहब्बत एक बीमारी है जो ख़त्म होने का नाम ना ले और ख़त्म कर दे। वो खुद को ख़त्म नहीं करना चाहता था और इस बेलगाम रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहता था। वो बाकायदा मार्गरेट की डायरियां पढ़ने लग गया था। जिस दर्द के एहसास को पढ़ता था पहले खुद पर कंधा कर लेता। जिन अल्फाज को रोके जाने से कशीद किया गया था ये आम अल्फाज नहीं थे, ये वो अल्फाज थे जिन्हें लिए कोई मर चुका था। आलियान मार्गरेट को अब ये डायरियां पढ़ते रहना था। इमराहा की डायरी का एक सफा। वो सब चले गए, इस वक्त को भी साथ ले गए, दुनिया के कोनों में बिखरने और फिर कभी ना मिलने के लिए। जीत का जश्न मनाने और शोर करने वाले अब उसको बचपना समझेंगे। किसी उदास शाम किसी सड़क के किनारे चलते, दरिया के किनारे किसी कैफे में यूनिवर्सिटी पर मबनी फिल्म देखकर उदासी में हुआ करेंगे। इस पार्टी में सब ने एक एक मिनट की तकरीर की। सबसे पहले वीरा ने अलविदाई रूसी गाना गाया। मैंने अपने कानों में उंगलियां दे ली और दूर जाकर बैठ गई। उसके लिए जो दिल में नापसंदीदगी छुपा रखी थी अब वो बाहर भी आने लगी थी। मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा था। कारल ने तकरीर में कहा कि उसे अफसोस रहेगा कि उनमें से चंद एक को उल्लू नहीं बना सका, क्योंकि बाकी उल्लुओं ने वक्त ले लिया था। आलियान ने बहुत कुछ कहा और मेरा दिल कि वो बस बोलता ही रहे। उसने कहा, मैं तुम सबको तुम्हारी आदतों समेत याद रखूंगा। भला मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम सब ने अपनी अपनी बर्थडे पार्टी पर एक एक पाउंड के केक से 60-70 स्टूडेंट्स के पेट भरे थे। फिर इतरा इतरा कर उसे ग्रैंड पार्टी का नाम दिया था। तुम में से अक्सर जब भी किसी ने मुझे ट्वीट दी, मेरे ही साथ बैठकर साथ साथ खा लिया दी और जब भी वापस ली पूरी ली। अपने खाली वॉयलेट दिखा दिखा कर मुझे तरस दिलवाया और जब कभी मैंने अपना वॉयलेट तुम्हारे आगे किया तुमने मुंह बनाकर, वो भी दी हुक जितना बड़ा सबज। आलियान के बाद मैं खड़ी हुई तकरीर के लिए उसके साथ, और उसके बाद मेरा नाम ही आना चाहिए ना। मैंने कहा, मुझे अगर समेट लेने का हुनर होता तो मैं तुम सबको छोटे छोटे बोने बनाकर एक में डालकर साथ रख लेती, कहीं ना जाने देती। मेरी इस बात पर सब ने जोरदार तालियां बजाई और साईं पूरे 2 मिनट तक खड़ा रोता रहा। उसकी जगह कारल ने तकरीर की। मैंने एक किताब लिख ली है जिसमें सब के राज आया हो गए। जाते जाते सब हजार पाउंड मेरे पास जमा करवा जाना और किताब में से अपना नाम और राज कटवाते जाना, वरना चंद सालों बाद अखबारात की सुर्खियां बनने के लिए तैयार हो जाओ। शुक्रिया साईं इन भेस कारल। मैंने आलियान को स्केच नहीं दिया था। एग्जाम्स की तैयारी के दौरान कई बार जाकर पलट आई कि कहीं अपसेट ना हो जाए और उसका रिजल्ट खराब ना हो जाए, क्योंकि हर हाल में
اتنا تو جان گئی تھی کہ میں اس کے لیے وبال بن گئی ہوں۔ امتحانات کے بعد کھیلوں کے مقابلے ہوئے تھے۔ کشتی رانی کے مقابلے میں آلیان اور کارل کی کشتی الٹ گئی۔ اس وقت کنارے پر کھڑے میں نے خود کو پانی میں ڈبویا تھا اور اس حالت میں مجھ پر بہت سے انکشاف ہوئے۔ سب اسٹوڈنٹس کتابیں، کپڑے، دوسری چیزیں سالوں کے لیے خرید رکھا تھا، اب ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے۔ اس سامان کو ہم نے نیلام کر دیا۔ اوک ہاؤس میں اکٹھا کیے جانے والا سازو سامان سے ایک ڈائری ملی جس پر سائیں کو دے دی جائے لکھا تھا۔ سائیں کو دینے سے پہلے اس کے پیج ورک گردانی کرنے سے خود کو روک نہیں پائی۔ ڈائری لکھنے والا بہت حساس طبیعت کا تھا۔ اس نے خزاں میں گرنے والے پتوں پر بھی آنسو بہائے۔ ڈائری کے آخر پر میں نے خود کا نام دیکھا۔ اس کے آگے صرف اتنا لکھا۔ میں نے اسے روتے دیکھا۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں مسل رہی تھی۔ مینچسٹر سے دور دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہوئے یہ ضرور سوچوں گا کیا وہ دونوں ایک ہو گئے۔ سب اسٹوڈنٹس کتابیں، کپڑے، دوسری چیزیں سالوں کے لیے خرید رکھا تھا، اب ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے۔ اس سامان کو ہم نے نیلام کر دیا۔ اوک ہاؤس میں اکٹھا کیے جانے والا سازو سامان سے ایک ڈائری ملی جس پر سائیں کو دے دی جائے لکھا تھا۔ سائیں کو دینے سے پہلے اس کے پیج ورک گردانی کرنے سے خود کو روک نہیں پائی۔ ڈائری لکھنے والا بہت حساس طبیعت کا تھا۔ اس نے خزاں میں گرنے والے پتوں پر بھی آنسو بہائے۔ ڈائری کے آخر پر میں نے خود کا نام دیکھا۔ اس کے آگے صرف اتنا لکھا تھا۔ میں نے اسے روتے دیکھا۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں مسل رہی تھی۔ مینچسٹر سے دور دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہوئے یہ ضرور سوچوں گا کیا وہ دونوں ایک ہو گئے۔ ان سطروں نے میرے اندر سناٹا بھر دیا اور پھر میرے وجود نے سب سے چھپ کر آلیان کا ورد کیا۔ میری آنکھوں میں بہت خوبصورت مناظر قید ہیں۔ جب آلیان کے بکھرے بالوں پر پلکوں پر افشاں گرنے لگی، وہ اچھل رہا تھا، ان کے ساتھ گا رہا تھا۔ میں نے اس پل کا جامت کر لیا اور اس کے قریب ہو کر اس کی پلکوں کو پھونک مار کر افشاں کو ہتھیلی میں قید کر لیا۔ میری مٹھی کھول کر افشاں کسی کی ہمت نہیں چرا سکے۔ وہ ویڈیو بنانے میں مصروف تھا۔ میں آنکھوں میں منظر سمیٹ رہی تھی۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی میرے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اس سے مطلب بھی نہیں تھا۔ میں اسے چند بار سائیکل سے گرا چکی ہوں۔ میرا خیال ہے وہ اتفاق تھا، لیکن دیکھنے والوں کا کہنا ہے یہ اتفاق نہیں ہے۔ میں اس پر وضاحت نہیں دوں گی، وضاحتوں سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ میری کلاس فیلو کا کہنا ہے سوچیں آدھا حسن کھا جاتی ہیں۔ انسان مکمل ہوا ہی کب ہے؟ ہر رات پیغامات لکھ کر رکھنا اپنا معمول بنا لیا تھا۔ میں جانتی ہوں اپنی ذات کا حساب کتاب دوسروں سے لینے پر ہمیشہ غلط ثابت ہوتے ہیں اور خود ہمیں حساب کتاب کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ میں نے اب اجازت لیے بغیر اپنی ذات کے سارے سوال نکال دیے ہیں اور جوابات میں آلیان کو نکلتے پایا ہے۔ گوشوارہ امراہا بنام آلیان۔ ڈائری کے آخری صفحہ تک آتے آتے میں نے سوچنا کم کر دیا، کیونکہ میں نے ایسا کرنا شروع کیا تو میری مٹھی کھل جائے گی اور میری افشاں اڑ جائے گی۔ آلیان کی ڈائری کا صفحہ۔ میرے بہت سے یونی فیلوز جا چکے تھے اور ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ میں سہم گیا ہوں۔ میرا مینچسٹر، میری ماما، میری دنیا ہے، مگر ایک بار پھر بھی خود کو خالی محسوس کر رہا تھا۔ کیا یہ سب کے جانے سے ہوا ہے؟ میں نے خود کو فضول کام کرتے بھی پایا۔ سڑک پر چلتے سب کے چہروں میں جانے کیا ڈھونڈا، چلتے انداز، جوتوں کی بناوٹ پر غور کیا۔ کبھی کبھی لگتا میں بے مقصد زندگی گزار دوں گا اور عملی طور پر کچھ نہیں کر سکوں گا۔ مجھے خود پر جوش کے لیے ماما مہر کو یاد کرنا پڑتا ہے اور ماما مارگریٹ کو خیال آتے ہی میں کسی تکلیف کی کیفیت میں آ جاتا ہوں۔ مسکرانا آسان تھا مگر خوش رہنا مشکل۔ وہ ساری چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنا کرتا تھا اور ان سب سے نفرت کیوں ہو گئی تھی، اور میں نے جو خود کو ماما کے خطوط اور ڈائریوں سے دور رکھا اب ان کو ہر وقت پڑھنے پر کیوں مائل رہتا ہوں۔ میں ماما کی ڈائریوں سے سبق لے رہا ہوں۔ مجھے وہ نہیں بننا جو ماما بن گئی تھی۔ وہ کمزور تھی، میں بھی کمزور ہوں، لیکن کسی کو ہمت دکھانی ہی پڑے گی۔ میں خود کو مجبور بھی پاتا ہوں اور پابند بھی۔ میں دو حصوں میں بٹا ہوا ہوں مگر مجھے پرسکون زندگی گزارنی ہے۔ مجھے دو حصوں کو ایک کرنا ہوگا۔ مجھے ویراں کو ہاں کر دینی چاہیے روس دیکھنے کے لیے۔ اس کا روس اچھا ہی ہوگا اس کی طرح۔ اب مجھے زندگی زیادہ خوشی سے جینی ہوگی تاکہ بے خودی مجھے ہرا نہ دے۔
इम्तिहानात के बाद रूस जाना चाहती थी। मुझे पापा से मिलना था, बर्फ पर फिसलना था। मैं सारी तैयारी करके भी नहीं गई। मैं भी क्यों नहीं गई? आलियान हाँ कर देता तो अब तक हम रूस बैठे होते। उसने कहा अभी वो रूस देखना नहीं चाहता। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने भी अपना सामान खोल दिया। मुझे अपने उस पास के लोगों से मोहब्बत करनी आती है, इसलिए मैं इस वक्त आलियान का बहुत ख्याल रख रही हूँ। सारी दुनिया से ज्यादा उसे जरूरत है इस वक्त। इमराहा ने जो डायरी मुझे दी उसे पढ़कर मैं कई रातें सो नहीं सका। वो ऐसी स्टूडेंट की थी जो एहसास से भरी पड़ी थी, जो बहुत दिन फैसला करने में नाकाम रहा कि उसकी दोस्त है या उससे मोहब्बत हो गई है। लड़की उसके गांव में उनके घर के सामने रहती थी। एक रात उसे उस लड़की की मौत की खबर मौसूल हुई थी। लड़की दिमाग की नस फट गई थी। उसके लिए उसे फैसला करना आसान था। हम दायमी जुदाई से तय होते हैं और एहसास, और मैं बहुत लोगों को ये एहसास दिलाने की कोशिश करता हूँ कि ठीक ठीक वो ये तहरीर समझ सकें। किन मराहिल से गुजर के कुछ का ख्याल था, असामी सब बता सकते हैं। वो भी ऑक्सफोर्ड रोड कहाँ कहाँ ले जाते हैं। ये भी कि बर्गर कितने का है, कॉफी कितने की। एक ने ये भी पूछ लिया कि उसका दोस्त डमी कहाँ है। इन दोनों यूनी मशहूर था। कुछ का ख्याल था, असामी सब बता सकते हैं। ये भी ऑक्सफोर्ड रोड से कहाँ कहाँ ले जाते हैं। ये भी कि बर्गर कितने का है, कॉफी कितने की। एक ने ये भी पूछ लिया कि उसका दोस्त डमी कहाँ है। इन दिनों यूनी मशहूर था कि किसकी ड्रेसिंग करके मशहूर हो जाएगी। एक साल पहले आलियान ने उसके साथ बिल्कुल ठीक किया था, क्योंकि हर एक की बर्दाश्त एक हद तक होती है। जिस मुकाम से ये गुजरा उस मुकाम से वो गुजरेगी तो जान पाएगी। जैस्मीन तुम्हारी गर्दन पर क्या है? वो चलाई क्या है? गर्दन तो नीली पड़ गई, लगता है जहरीला कीड़ा है। उफ, ये तो उतर ही नहीं रहा, लगता है उसने डंग अंदर डाला है। जहर तुम्हारी गर्दन में फैल रहा है। ये सुनकर जैस्मीन ने जोर से चलाया। उनके तासुरात देख करना चाहते हुए भी इमराहा की हंसी निकल गई। इन सब में मुआहिदा हुआ था कि कारल के बारे में कोई अपनी जुबान नहीं खोलेगा। ड्रग गया उसके पास मेरी जगह खड़ी हो, कैसा लग रहा है? काश मेरी भी नाक लंबी होती, मैं भी अपने एहसासात जान पाती। हाँ हाँ, जिस तरह तुम मेरी नाक को घूर रही थी उसी रात मैंने नाक की सर्जरी का सोच लिया था। फिर सोचना तरक क्यों किया? उसने दांत निकाले। उसे चॉकलेट ट्वीट देकर गपशप लगाकर चला गया। एक लड़का पैंट कोट पहने, काला चश्मा पहने, ड्रम बजाता यूनी दाखिल हुआ। साथ और भी 3 लोग और फोटोग्राफर। इमराहा मुंह खोले देख रही थी। क्या वो इतना ही खूबसूरत है? हमेशा से अगर गार्ड और फोटोग्राफर ना भी होते तो भी हिजूम को रोक लेने का कमाल रखता था। उसका फेवरेट सुपरस्टार उससे कुछ ही फासले पर था। क्या ये सच है? सब गर्दन मोड़ मोड़ कर देख रहे थे। फोटोग्राफर फोटो के लिए मरे जा रहे थे। मिस्टर जैन ने मैनचेस्टर यूनी में पढ़ने का फैसला किया है। मैं इस बात की तफ्तीश में हूँ कि उसके लाखों फैंस यूनी इंतजामिया रोक पाएंगे। मुझे खदशा है वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। पैंट की जेब में हाथ डालकर गर्दन उठाकर यूनी को देखने लगा। ऐसा करते उसने गर्दन को ऐसा खम दिया, इमराहा सांस लेना भूल गई। सारे अपना काम छोड़कर मिस्टर जैन को देख रहे थे। जरूर ये कोई स्टार है या शाही खानदान से है। बहुत लोग पागलों की तरह फोटो वीडियो बनाने लगे ताकि अपने मुकामी अखबारात में दे सकें। इसी दौरान लड़कियों का टोला उनका जानिब लपका। गार्ड्स ने लड़कियों को दूर से ही रोक लिया। आने देने हैं, उसने हाथ से इशारा किया। लड़कियों ने बेहोश होने से पहले पहले ऑटोग्राफ के लिए आगे हाथ बढ़ाए और बुरे लड़के लड़कियां आने लगे। हल्का तोड़ने की कोशिश की। सबको खुशी थी कि कोई स्टार उनकी यूनी में पड़ेगा। सबसे बड़ी बात कि मिस्टर जैन ने इतनी कामयाबियों के बाद भी पढ़ने का फैसला किया। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी आधी यूनी सुन सकती थी। वो आया और आते ही छा गया। चंद मिनट लगे। फ्रेशर्स उसके गिर्द घेरा बनाकर खड़े हो गए और जो इधर उधर थे वो भी उसी की तरफ देखने लगे कि कौन आया है। सबके मोबाइलों वाले हाथ बंद थे और उसके घेरे के अंदर बोर्ड बुलंद हुआ जिसके एक तरफ लिखा था वेलकम फ्रेशनर द आर यू सेंटर्स, थैंक्स फॉर द अटेंशन, और बोर्ड के दूसरी तरफ लिखा था यू आर आसम फूल्स। नए आने वाले लोगों की तरह बोर्ड पढ़ते रह गए और फिर इन बुलंद बांग
कहकों को सुनने लगे। जब आलियान से ऑटोग्राफ ले रहे थे, वो भी फौरन उसके पास आ गई और एक सादा पेपर आगे कर दिया। इस पर अपना नाम लिख दो। इमराहा ने उसके सामने आकर बहुत खुश होकर कहा। वो उस इंसान के सामने थी जो पूरी यूनिट का मरकज बना हुआ था। आलियान ने ऐसे ही कागज पर लकीरें खींच दी। मुझे तुम्हारा नाम चाहिए, लकीरें नहीं, उसने उर्दू में कहा। नाचार उसने नाम लिख दिया तो वो कार्ड बने कारल को धक्का देकर हल्के से बाहर आ गई। रिपोर्टिंग करती वीरा के पास से गुजरी और खुद को हिजूम से दूर ले गई। उसका ख्याल था वो एक मार का सर कर आई है, उसका नाम लिखवा लाई है। इससे पहले उसने बेनियाजी से अपने फैंस को देखा तो इमराहा दंग रह गई। उसमें कितनी अदाएं हैं, खत्म होती ही नहीं गिनती में। जब वो उसका नाम लिखवा कर ले गई तो आलियान को लगा वो उसका मजाक उड़ाएगी और अब उसे शिद्दत से लगने लगा था वो उसका खिलौना है। दिल चाहा खेल लिया वरना तोड़ फोड़ के फेंक दिया। उसने नए आने वालों को उल्लू बनाया। वो सब हंस रहे थे, ये आलियान का जाहिर था, लेकिन अंदर से वो खामोश था और सोच रहा था एक मजाक तो उसके साथ हुआ जो अमली था और उसे ही बेअमल कर डाला। इमराहा की डायरी का सफा। मैंने उसे इनकार कर दिया। मुझे एक मुसलमान से शादी करने में दिलचस्पी नहीं थी। फिर मैंने हर रात जॉब से वापसी पर उस अपने रास्ते में खड़ा पाया। हर रात हर सुबह वो मुझे देखता रहता और मैं उसके पास से गुजर जाती। इतना मुस्तकिल मजाज कि मेरे इनकार पर भी वो मेरे रास्ते पर खड़ा रहता, मेरे साथ बस में सफर करता, खरीदारी के वक्त पास पास रहता। फिर कितने महीनों बाद एक दिन उसे वहां खड़े नहीं पाया तो मैंने अपनी आंखों की रोशनी कम होती महसूस की। उसके वहां खड़े ना होने से दुनिया में कुछ क्यों नहीं रहा। मैंने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। खुदा मुझे बताए ऐसा ही है। मैं घर वापस आ गई और रात सदियों पर मोहित हो गई। पलकों की जुम्बश के सिवा मेरे वजूद ने हरकत नहीं की। मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई थी, मगर वो मेरे लिए जरूरी हो गया था। अब अगर वो मुझे सुबह शाम नजर नहीं आया तो मेरी बीनाई पर असर होगा। अब अगर उसका साया मेरे साथ नहीं रहा तो मेरा साया बेवजूद हो जाएगा। उस रात मैंने सोचा उसे हाँ कहने में मुझे तामिल क्यों है। क्या मैं मगरूर हूँ या बहुत खूबसूरत हूँ या और फर्के गालिब है। लेकिन दो इंसानों की पहली शनाख्त इंसान होना होता है ना। ये मेरी काबिलियत थी या उस शख्स की कुव्वत। मैंने ऐसा फलसफा खुद को सिखा दिया। मोहब्बत दुनिया का सबसे बेइख्तियार जज्बा है और यही उसकी बड़ी खूबी है। आलियान ने कई दफा उसे अपने रस्तों में देखा। वो ऐसे जाहिर करता जैसे उसने देखा ही नहीं। वो जानता था उस शख्स और इमराहा में ऐसी खामियां और खूबियां हैं, पहले जकड़ लेना फिर झटक देना, पहले हंसाना फिर रुला देना, अपने साथ जिंदा रखना फिर दूर करके मुर्दा कर देना। ये लोग एक जैसे होते हैं। बर्बाद करने वाले लोग शराब होते हैं, उनके पीछे भागो तो पाकर दलदल बन जाते हैं और उसमें धंस कर दम तोड़ दिया जाए, यही चाहते हैं। तो मार्गरेट और उसकी जिंदगी में आने वाला शख्स और आने वाली लड़की एक जैसे थे। इमराहा पर तरस खाओ आलियान। साईं तुम्हें हर वक्त उसका वकील बने रहने का बहुत शौक है। तुम गलती पर हो। वकील मैं तुम्हारा हूँ। खुद को देखो आलियान, बड़ी तुम किसी को धोखा दे रहे हो। धोखे से ही तो निकल आया हूँ। ये साल वो चली जाएगी तो चली जाएगी। जब चली जाएगी तो इतनी आसानी से कह सकोगे? बिल्कुल। देखो वो एक मुख्तलिफ माहौल से आई है। मार्गरेट का शोहर भी मुख्तलिफ माहौल से आया था। सब बेहिस लोग एक माहौल से आते हैं। खुद गर्ज वो बेहिस नहीं है। ठीक है तो फिर मैं हूँ बेहिस। तुम्हें उस पर इतना गुस्सा है। याद रखना गुस्सा अपनों पर ही होता है। अपना वो होता है साईं जिसके लिए तुम्हारे दिल में एहसास होता है। और इमराहा? ठीक है सुनो, इमराहा क्या है? वो जानती थी मैं उसके लिए क्या जज्बात रखता हूँ। बेवकूफ नहीं थी वो, फिर मुझसे दूर क्यों नहीं हुई? उसने मुझे रोक कर ये क्यों नहीं कहा कि तुम एक गैर मुस्लिम औरत के बेटे हो, तुम्हारे बाप की खबर नहीं, मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। अगर मेरी मामा ने मेरी तरबियत ना की होती, अगर एक मुसलमान हैसियत दर्स ना लिया होता तो जानते हो मेरे साथ क्या होता? मैं पागल हो जाता। मुझे बेवकूफ़ बनाकर ऐसा सलूक किया गया है। मैं उस पर भड़का नहीं, चलाया नहीं,
उसे बताया नहीं कि वो कितनी खुदगर्ज है। मैं ये नहीं भूल सकता कि वो सब कुछ जानते हुए मेरे साथ रही, जैसे मेरा दिल तोड़ना उसका मकसद था। क्या मोहब्बत और दोस्ती में फर्क नजर नहीं आता? साफ नजर आता है। अगर दोस्ती ही थी तो दोस्ती का लिहाज करके बेइज्जती नहीं करती। वीरा के सामने मेरी और मेरी माँ की कैसे बेइज्जती की। एहतराम वो होता है जो तन्हाई में भी किया जाए और दिलो दिमाग सोचों में भी। साईं, अगर मेरी माँ के साथ मोहब्बत करने वाला एहतराम का रिश्ता भी रखता तो आज मेरी माँ जिंदा होती। इमराहा को एक खिलौना चाहिए था, दोस्त यूनिवर्सिटी को सबसे मोस्ट वांटेड, एक स्टूडेंट उसके साथ है, उसके आसपास रहता है, बस यही हैसियत थी उसके लिए मेरी। वो आज भी मेरे पास आती है कि मैं उसका दोस्त बन जाऊं। जब तक उसे सबूत नहीं मिल गया उसने मुझे लामज़हब समझा। मुझे लेकर वो फॉर्म भरती रही और खानों में टिक मार्क करती रही। इतनी हिम्मत तो मेरी माँ ने भी नहीं की साईं। मैं किसी बुलंदी से जमीन बोस हुआ था, तुम समझ सकते हो, क्योंकि तुमने गुड सेंटर में परवरिश पाई है, ना ही तुम्हारी माँ मार्गरेट रही है। साईं को दुख हुआ, उसे एट ऑल नहीं होना चाहिए था। उसे सुनकर वो कैसे सुकून से सो पाया करेगा। आलियान की आंखों में नमी थी और वो रो देने वाला था। मैं कई हिस्सों में बटा हुआ हूँ, मुझे खुद को समेट लेने दो, फैसला कर लेने दो। फैसला दिमाग से करने जा रहे हो? साईं ने पूछा। नहीं, तजुर्बा से, अपनी माँ के। तो तुम उससे मोहब्बत करना छोड़ चुके हो? ये सवाल करते साईं का दिल भर आया। मैं इस बारे में सोचना छोड़ चुका हूँ। तुम अपनी जिंदगी और माँ की जिंदगी का मुआवजा करके गलत कर रहे हो। जब ठीक कर रहा था तब भी गलत हुआ था। मैं तुम्हारे लिए दुआ गो हूँ। काश मैं तुम्हें एक डायरी दे सकता जो मेरे लिए ओक हाउस एक स्टूडेंट छोड़ गया था। उसने एक जगह लिखा कि अब वो उस चीज की कदर जान गया जो उसके पास नहीं रही। मेरे हाथ भी खाली हैं, कुछ नहीं है इनमें। उसने लिखा कि जिंदगी की हकीकत मेरे सामने खुल चुकी है और ये काम इमराहा ने किया। और ये भी लिखा, मैंने अपने जज्बात को सुलाता रहा, उसे नहीं बताया। अब वो सो चुकी और मैं खुद को बताता फिरता हूँ। मैं उसे बता चुका था साईं, मैं बता चुका था। आलियान चिल्ला उठा। और आखिरी बात उस डायरी में ये, और मैंने जान लिया मोहब्बत वाकया होने से ज्यादा कयाम पर कायम रहना जरूरी है। साईं, आलियान ने उसे शर्ट के कॉलर से पकड़ा। तुम सिसकती मार्गरेट को भी ये मशवरा देते? मार्गरेट की डायरियां भी ले जाओ, फिर मशवरा देना। मैं देखूंगा तुम कितने इंसान दोस्त साबित हो सकते हो। साईं, मैं देखूंगा। साईं बिल्कुल चुप हो गया और उसके जिस्म में सुनसनाहट होने लगी। मौसम फिर से सर्द होने लगा था। इतना गर्म था ही कब कि सर्द होने में वक्त लगता। चलते चलते बारिश होने लगती है, फिर चलते ही रुक भी जाती है। फ्रेशनर के बारे में आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता। काश वो उनमें से ही होती, वो सब ना होता जो हो चुका। वो आलियान से मिलती और इस बार ज्यादा समझदारी का सबूत देती। फिर उसे सड़क पर अकेले ना चलना पड़ता। मौसम के बदलने पर उसे उदासी ना होती। किसी ने फुर्सत निकाल कर उसे बद्दुआ दी थी कि वो इस हाल में आ चुकी थी। आलियान उसके साथ ज्यादा सख्ती से पेश आने लगा था। इसमें तेजी से तब्दीलियां आ रही थी। हर दिन वो पहले से ज्यादा सख्त और बदला हुआ लगता था। जिंदगी की बदतरीन सूरत जानते हो कौन सी होती है साईं? दो प्यारों में से एक को चुनना और दो में से एक को छोड़ देना। हाँ, और उससे भी बदतरीन सूरत वो हो जाती है जिसमें जिसे चुना हो उसके साथ खुश ना रह पाना। अपने बारे में सोच सोच कर थक चुकी हूँ साईं। क्या शख्सियत हर मेरी जिंदगी रोती रही। इतनी हिम्मत ना कर सकी कि अपने माहौल के खिलाफ डट जाती, उसे बदल देती। एहसासे कमतरी का शिकार रही। मेरे माजी में कुछ भी काबिले जिक्र नहीं। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। मैं किसी को खुश रख सकी ना खुद को। मेरी एक दोस्त कहती है कि दूसरों से पहले अपना बनना जरूरी है। मैं कभी अपनी नहीं बनी, बस हर वक्त बेचारे बने रहना। क्या हूँ मैं? कमजोर हूँ, झूठी, खुदगर्ज, बेहिस। क्या है मेरे हाथ में? तुम्हारे हाथ में ये सोच है कि तुम क्या हो। जब इंसान खुद से सवालात पूछने लगता है तो वो खुद को बुलंदी की तरफ ले जा रहा होता है। कैसी बुलंदी साईं? मैंने आलियान के साथ क्या किया? वीरा के सामने मेरे मुआशरे की बेइज्जती ना हो जाए, मैंने आलियान की खुलकर बेइज्जती कर दी। अल्फाज तो वही होते हैं ना जिन पर एहतराम की लगामें हों, वरना तो सब हद तक
انداز، آواز، سب۔ اگر میں آلیان کی جگہ ہوتی تو ساری عمر امراحہ کی شکل نہ دیکھتی، میں اس جگہ کو ہی چھوڑ دیتی جہاں امراحہ ہوتی۔ میرے خاندان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے میں سالوں نہیں ملی، بات نہیں کی، سلام نہیں کیا، انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ یہ سب لوگ وہ ہیں جنہوں نے میرا دل دکھایا تھا، میری تذلیل کی تھی، میری انتہا پسندی دیکھو کہ کالج کی میری دوست جو میرے بارے میں سب جانتی تھی، ایک دن میرے ساتھ چلتے چلتے گر گئی اور مذاقاً کہنے لگی تمہارے ساتھ چل رہی تھی، گرنا تو تھا۔ اور پھر اس کے لاکھ منانے پر بھی میں نے اس سے کبھی بات نہیں کی۔ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، میں نے اس سے صرف افسوس کیا، جبکہ اسے میری اس سے زیادہ ضرورت تھی۔ مجھے بس یہ یاد رہتا ہے کہ مجھے تکلیف ہوئی، میں بس آلیان کے کھردرے سخت رویے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور میں اس تکلیف کو لے کر بیٹھ جاتی ہوں۔ مجھے اپنی کتنی فکر رہتی ہے، میرا اور آلیان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ جانتے ہو سادنا کو آریان کے لیے سب سے زیادہ پیسے جمع کر کے وہ دیتا ہے۔ سادنا سے زیادہ اسے یاد رہتا ہے کہ آریان کی سرجری کب ہونا ہے۔ وہ بھڑکتا نہیں ہے، چلاتا نہیں ہے، وہ کتنا ذہین ہے، جتاتا نہیں ہے، اس کے خیالات کس قدر عظیم ہیں وہ سکھاتا ہے، اتراتا نہیں ہے۔ یہ سب تمہیں اب معلوم ہوا امراحہ؟ سائیں اتنا افسردہ ہو گیا کہ امراحہ جان ہی نہیں سکی تھی۔ معلوم تو تھا، قدر نہیں تھی سائیں۔ کہا نا، مجھے افسوس ہے خود پر، مجھ میں کچھ قابل ذکر نہیں ہے۔ مجھے ویرا اچھی نہیں لگتی، مجھے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو میں اسے سے کام نکلوا لیتی ہوں، اس سے مسکرا کر بات کر لیتی ہوں اور منہ پھیر کر ناپسندیدگی سے اس کے بارے میں سوچتی ہوں۔ اسے معلوم ہو کہ میں اس کے بارے میں کیسے سوچتی ہوں تو اسے بھی دکھ ہو۔ وہ مجھ سے ایک ہی سوال پوچھے، میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا برا کیا ہے؟ میں سب کے ساتھ برا کرتی ہوں اور بیچاری بھی خود ہی بن جاتی ہوں۔ یہ منافقت اور سنگ دلی ہے۔ تم ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہو، لیکن امراحہ، انسان جب اپنا احتساب کرتا ہے تو وہ وقت بہت خاص ہو جاتا ہے۔ تم پاکستان کیوں نہیں جاتی؟ اپنے گھر والوں سے ملو، انہیں نئے ماحول کی اچھی اچھی باتیں بتاؤ۔ لوگوں سے جب تک ملا نہ جائے وہ برے اور عجیب ہی لگتے ہیں۔ تم ذہنی طور پر اچھا محسوس کرو گی۔ کیا واقعی؟ ہاں، یونی میں ایک لڑکی جب میرے قریب سے گزرتی، اسے دیکھ کر مجھے لگتا یہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ ایک لمبا عرصہ ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر ایک دن ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے اس کے طرف سے ایک رکا دیا جس پر لکھا تھا تو مجھے پسند نہیں کرتے۔ پر کیوں؟ فاصلے ابہام پیدا کرتے ہیں اور ابہام شیطان کا پہلا ہتھیار ہے، کیونکہ یہ ہر مثبت جذبے اور سوچ پر حملہ آور ہو کر اسے چت کر ڈالتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو سائیں، لیکن آلیان کیوں اس ابہام کے زیر اثر آ رہا ہے؟ تم جانتی ہو امراحہ، میں کسی کی بتائی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے کوئی مشورہ دو۔ سائیں اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اسے کیا ایسا مشورہ دے سکتا تھا جو سب ٹھیک کر سکتا؟ اس کے پاس بلا شبہ ایسے لفظ تھے، نہ جادو۔ بہت دیر نہیں ہونی چاہیے کہ انتظار پر فرمان غالب آ جائے اور فراق کو رخصت ہونے کی اجازت نہ ملے۔ سائیں ہولے سے بربرایا، اتنا کہ امراحہ نے سن لیا۔ اسے یاد آ رہا تھا یہ جملہ اس نے کہیں پڑھا تھا۔ کہاں؟ ہاں، اوک ہاؤس سے ملنے والی ڈائری میں۔ اس جملے کو استعمال میں لائے جانا امراحہ کو نجس لگا۔ ویرا اسے کافی کے لیے کیفے لے آئی تھی۔ وہ ہر بار اسے انکار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اسے احساس تھا کہ انکار کتنا بھی ٹھیک ہو تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کافی پینے کے بعد انہوں نے پل پر چہل قدمی شروع کر دی۔ شام رات کے ساتھ جا ملنے والی تھی۔ بارش فوار کی صورت برس رہی تھی اور ویرا ننھے بچوں کی طرح سر اٹھا اٹھا کر آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ساتھ اسے روس کے کھانوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ کرسمس کی چھٹیوں میں تم روس چلو گے نا؟ نہیں ویرا، میں ماما کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ہم گرم علاقوں کی طرف سفر کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ روس نہیں آ سکتی؟ بہت زیادہ ٹھنڈ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ڈگری کے بعد؟ ابھی تو بہت وقت ہے۔ تم بہت وقت پہلے ہی مجھے ہاں کہہ دو نا۔ وہ خاموش ویرا کے بالوں پر گرنے والی پھوار دیکھ رہا تھا۔ وہ کہیں اور تھا۔ میں لاہور آنا چاہتا ہوں۔ کیوں نہ آؤں؟ تم نے تو کہا تھا کہ ابھی تم ایشیا کے سفر کا ارادہ نہیں رکھتے۔ میں ایشیا کے سفر کا ارادہ اب بھی نہیں رکھتا۔ میں لاہور کی بات کر رہا ہوں۔ لاہور ایشیا میں ہی ہے۔ لاہور ایشیا میں نہیں، میری ٹاپ لسٹ میں ہے جہاں پہلی فلائٹ سے جایا جائے۔ اچھا، دیکھ لو، ویسے لاہور میں مچھر بھی ہوتے ہیں۔ تم مجھے مچھروں سے ڈرا رہی ہو؟ ہاں،
تم یہی کر رہی ہو؟ بالکل نہیں، صرف خبردار کر رہی ہوں۔ تم نے ڈینگی کا نام سنا ہے؟ اس کے کاٹتے ہی انسان فوراً سے پہلے مر جاتا ہے، بالکل جھٹ پٹ۔ تو لاہور میں ایسا فوری مار دینے والا ڈینگی ہے؟ ورنہ 2-3 گھنٹے تو دنیا کا ہر ڈینگی مچھر دے دیتا ہے مرنے کے لیے۔ ہمارے پاس VIP ڈینگی ہے۔ اپنے رزق پر لاہور آنا، مجھ سے شکایت نہ کرنا۔ کیا وہ لاہور والوں کو نہیں کاٹتا؟ نہیں، یہی تو اس کی خصوصیت ہے، وہ غیر ملکی پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جب میں لاہور جاؤں گا تو کیا میں بھی غیر ملکی ہوں گا اس کے لیے؟ ڈینگی کے لیے نہیں، لاہور کے لیے۔ روس کی برف کو جانتے ہو نا؟ پھر نہ کہنا بتایا نہیں۔ ہاں، اس کے کاٹنے سے انسان مر جاتا ہے۔ ہاں، برف کاٹتی نہیں آلیان، ہلکی سی جرجری کا شکار ہوا۔ وہ ویرا تھی اور ہنستی جا رہی تھی۔ میں نے ولید کو اتنا لمبا عرصہ سنا بھی نہیں تھا۔ مٹھی سے ریت کی طرح پھسل جانے والے زندگی کے صرف چند سال ہی، اور ان چند سالوں میں ہی اس نے مجھے اپنے سوائے سب کے لیے بہرا کر دیا اور دوسروں کے لیے گونگی۔ تو میں تب ہی ہو گئی تھی جب میں اس سے ہم کلام ہونا شروع ہوئی تھی۔ یہ وہ ابتدا تھی جو اس کے جانے کے بعد انتہا کو پہنچی۔ میں آلیان کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں اتنی غلطیاں کر چکی ہوں اور نہ کروں، اور پھر غلطی کر جاتی ہوں۔ میں ولید کے لیے آنسو بہانے لگتی ہوں۔ میں یہ غلطی اپنی ہر سانس کے ساتھ کرتی ہوں۔ اگر دنیا میں مجھے کسی کو نصیحت کرنے کا موقع دیا جائے تو میں نصیحت کروں گی کہ خود کو ختم کر دینے کے ہزاروں طریقوں میں سے محبت کو سب سے آخر پر بھی نہ رکھیں۔ زندہ درگور ہونے کے لیے کسی اور جذبے کا انتخاب کریں۔ مجھے اس ایک کمرے کے گھر میں ہر وقت چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں پیدائشی اندھی ہو جاتی، لیکن ایسی اندھی نہ ہوتی کہ مجھے میرا بیٹا نظر نہ آئے، لیکن اسے دھتکار دینے والا شخص ہر جگہ نظر آئے۔ تو کیا مجھے ایسی بے اختیاری پر کوڑے نہیں برسانے چاہیے؟ آلیان نے اپنی ہتھیلی میں بارش کی فوار سمیٹی۔ ٹھیک ہے، ہم ضرور چلیں گے ویرا۔ اپنی بے اختیاری کو اس نے بھی معاف نہ کیا۔ چند دنوں بعد وہ رات کو شٹل کاک آیا اور ماما مہر کی گود میں سر رکھ کر لیٹا رہا۔ وہ چھت کو دیکھ رہا تھا، پھر دیوار پر ٹنگی تصویر دیکھنے لگا، پھر اس کی نظریں کھڑکی سے باہر بھٹکنے لگی۔ کیا تلاش کر رہے ہو؟ آپ کو کچھ بنا کر کھلاؤں؟ سائن ٹھیک کہتا ہے، وہ بات بدلنے میں ماہر ہو چکا ہے۔ رات کے اس وقت؟ کیا وقت ہوا ہے؟ تمہیں آئے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے۔ تم ایسے خاموش ہو کہ مجھے لگ رہا ہے تم نے کئی دنوں سے کسی سے بات بھی نہیں کی۔ این بتا رہی تھی کہ یونی میں بھی تم ایسے ہی رہتے ہو۔ منہ کھولو اور مجھے اپنی زبان دکھاؤ، اس میں ضرور کوئی مسئلہ ہوگا۔ اس نے فرما برداری سے منہ کھول کر زبان دکھا دی۔ اب کھڑکی کے پاس جاؤ، زور سے چلاؤ، مجھے معلوم ہو کہ تم میں کتنی قوت باقی ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس آیا۔ باہر امراہا کھڑی اسی کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ بظاہر اس کے ہاتھ میں فون تھا اور وہ ٹھنڈ میں ٹہل رہی تھی۔ چلا نہ پڑنا، آ جاؤ۔ وہ واپس آ کر بیٹھ گیا۔ این کو آپ نے میری جاسوسی کے لیے لگا رکھا ہے؟ اسے چھوڑو، یہ بتاؤ اتنے مشینی کیوں ہو رہے ہو؟ تم میں جو خاصی نرمی کا عنصر ہوا کرتا ہے وہ کہاں ہے؟ کیا میرا رویہ برا ہے ماما؟ برا نہیں، عجیب ہے، سہارا دینے والا۔ یا یونی میں کسی لڑکی نے تمہیں پرپوز کر دیا ہے، تم نے انکار کر کے اس کا دل توڑا ہے اور تم اس کے لیے حساس ہو رہے ہو؟ نہیں، اس نے ہنسنے کی کوشش کی۔ تو کیا تم نے کسی کو پرپوز کیا؟ کیا اس نے انکار کر دیا تو تم نے ان 8-10 لڑکیوں سے بدلے لے لیے ہیں؟ کرسمس کی چھٹیوں میں میرے ساتھ چلیں گی ماما؟ مجھے کہاں سنبھالتے پھرو گے؟ کارل، تم، ویرا، امراہا سب مل کر جانا۔ آپ ہر بار انکار کر دیتی ہیں۔ میں انکار نہیں کرتی، تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ کیا تم مجھے سویڈن لے کر جانا چاہتے ہو؟ ہرگز نہیں، مجھے سویڈن نہیں پسند۔ تم کتنا بدل رہے ہو آلیان۔ جب تم واپس آئے تھے تو تم نے کیا کہا تھا؟ وہ بیان غیر حقیقی تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے نہیں پسند۔ تمہیں تو جلدی شادی کر لینی چاہیے، اس سے پہلے کہ سب غیر ضروری لگنے لگے۔ میں ایک نارمل انسان ہوں ماما، فکر نہیں کریں۔ تمہیں امراہا کیسی لگتی ہے؟ آپ کو ویرا کیسی لگتی ہے؟ اس نے فوراً کہا۔ ویرا؟ جی، وہ ایک سمجھدار لڑکی ہے، سب سے بڑی بات عزت کرنا جانتی ہے۔ اس کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ انسانی نفسیات کو سمجھتی ہے۔ میں نے اسے بے غرض اور پرخلوص پایا۔ وہ ہر ایک کی مدد کو تیار رہتی ہے۔ وہ حسد و رشک سے پاک ہے۔ اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں ماما۔
तुमने एकदम वीरा की ऐसे बात की जैसे उसकी वकालत कर रहे हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया ये वकालत तुमने मेरे लिए की या खुद के लिए। आखिरी बात से आलियान के चेहरे के सब रंग निचोड़ लिए। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो मुझे नापसंद हो। मैं किसी न किसी तरह काबिले नफरत लोगों से भी मोहब्बत का रास्ता निकाल लेती हूँ। मैं किसी से नफरत नहीं करता मामा, सवाए एक के। हम कितनों से मोहब्बत करने के काबिल हो चुके हैं, इससे अहम है कि हम कितनों से नफरत कर चुके हैं। मोहब्बत को राह हो ना हो, नफरत को राह होती है। मैं उस शख्स से मोहब्बत नहीं कर सकता, मैं मार्गरेट नहीं बन सकता। मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रही। उन्होंने बहुत संजीदगी से देखा। फिर मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रही हैं। मुझे डर था आलियान कि तुम एक दिन मार्गरेट को लेकर बहुत सोचा करोगे। मामा के बारे में सोचना बुरा है क्या? मार्गरेट के बारे में सोचना नहीं, जो उसके साथ हुआ उसके बारे में सोचना। तुम मेरी औलाद हो, मैं तुम्हारी आंख की पुतली की हरकत भी पहचानती हूँ। इन आंखों की चमक कहाँ गुम कर आए हो? ये पूछा ही नहीं, मैंने अभी भी नहीं पूछूंगी। बस यही कहूंगी कि पुरसुकून रहो, जल्दबाज मत बनो, खुद को वक्त दो। मैं जल्दबाज तो नहीं मामा। हाँ मैं हूँ, लेकिन बाज मामलात में हम हो जाते हैं और हमें खुद को पता ही नहीं चलता। वो खामोश हो गया। एक जुमला उसके जहन में बजने लगा। पहले उसने मुझे ये बताया कि मैं उसके लिए किस कदर जरूरी हूँ, फिर उसने ये साबित करके दिखाया कि मैं कितनी गैर जरूरी थी।